Hello students, I hope you all are fine and welcome back to my channel again. So आज हम FCMA के कुछ important MCQs करने जा रहे हैं और ये जो MCQs मैं कराने जा रहा हूँ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो MCQs मैं कराने जा रहा हूँ ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों ने इन एमसीक्यूज को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और इसके साथ साथ इन एमसीक्यूज को मेरे कराने के बाद आपने अपने से एक बार भी करना है ताकि इन एमसीक्यूज पर अच्छे से गिरफ्त हासिल हो। और इन एमसीक्यूज को करने के बाद आपने जो प्रीवियसली लेक्चर्स लिए होंगे तो उनमें मज़ीद गिरफ्त हासिल होगा। तो बगैर किसी वक्त के ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है उसमें पूछा गया है कि नेट पे इज ऑब्टेन्ड व्हेन। नेट पे हम ऑब्टेन करते हैं कब? तो नेट पे हम ऑब्टेन करते हैं डिडक्शंस आर एडेड इन ग्रॉस पे। ये तो सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि हमेशा ग्रॉस पे से जब डिडक्शन होती है तो उसे ऐड नहीं किया जाता बल्कि उसे लेस किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें कहा गया है बोनस एंड प्रीमियम्स आर इंक्लूडेड इन ग्रॉस पे। बोनस एंड प्रीमियम जो है उनको इंक्लूड किया जाता है ग्रॉस पे में। तो नहीं, ग्रॉस पे से ग्रॉस पे के बाद उस उनको इंक्लूड किया जाता है बोनस और प्रीमियम को। तो ये भी गलत है। इसी तरह डिडक्शंस आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस पे। डिडक्शंस को सब्सट्रैक्ट किया जाता है ग्रॉस पे से। तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं यहाँ पे। हमने पहले भी बोला था कि डिडक्शंस को हमेशा कम किए जाते हैं। डिडक्शंस इस तरह से होती है कि एक एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी लेट्स सपोज 50,000 है और वो 5 दिन बिजनेस से या ऑर्गेनाइजेशन से मिसिंग रहा तो उसकी डिडक्शन होगी। तो डिडक्शन उसमें ऐड नहीं की जाएगी बल्कि उसमें उसकी ग्रॉस पे से लेस किया जाएगा। तो उन्हीं को डिडक्शंस कहा जाता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चौथा ऑप्शन जो हमें गिवन है वो नन ऑफ अबव है। तो नन ऑफ अबव तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि एक ऑप्शन हमारे पास ऐसा है जो कि बिल्कुल सही है। तो हम मज़ीद मूव करते हैं दूसरे एमसीक्यू की तरफ। लेबर में नॉट बी retained even after promotions, good working environment and learning potential due to। ओके, हमसे पूछ रहा है कि लेबर को कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाकर नहीं रख सकते इवन कि उसकी प्रमोशन ही क्यों ना हो या गुड वर्किंग इन्वायरमेंट ही क्यों ना हो या उसके अंदर लर्निंग पोटेंशियल क्यों ना हो। इन में से कौन सी वो वजूहात है कि जिनकी बिना पर एक लेबर को या एक एम्प्लॉय को नहीं रखा जा सकता? तो उसमें सबसे पहले है रीलोकेशन। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। रीलोकेशन से मुराद ये है कि ये लेट्स सपोज आप अंडरस्टैंड करें कि ये एक बिजनेस है जहाँ पर एम्प्लॉयज काम करते हैं। ठीक है, और ये जो एम्प्लॉयज हैं वो करीब में ही रहते हैं, करीब में ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन एक एम्प्लॉय क्या होता है बहुत दूर चला जाता है, बहुत दूर चला जाता है और उसके लिए यहाँ से मूव करके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है उसे ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके रखना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो कभी वक़्त पर नहीं पहुँचते या कभी क्या होता है लेट हो जाते हैं, कभी आना नहीं होता। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ इफ़ेक्ट होती है। तो रिलोकेशन एक उसमें से एक फैक्टर है। दूसरा का है फैमिली प्रॉब्लम्स। बिल्कुल लेट्स सपोज यही शख्स है, यहाँ पे हम दिखाएंगे, यही शख्स है और इसके छोटे-छोटे बच्चे हैं। ठीक है, छोटे-छोटे बच्चे हैं और ये बीमार रहते हैं हमेशा। तो इस शख्स को अपने बच्चों को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है, हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। तो क्या होता है जब ये शख्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहता तो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसकी वजह से भी लेबर्स को रिटेन रखना, लेबर्स को बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और तीसरे में बताया गया है कि रिटायरमेंट, रिटायरमेंट भी क्या एक फैक्टर हो सकता है? तो बिल्कुल, रिटायरमेंट में ऐसा होता है कि
लेट्स सपोज इस शख्स को ले ले, इसकी उम्र 60+ हो चुकी है, तो कंपनी के पॉलिसीज के मुताबिक इस शख्स को रिटायर होना चाहिए, लेकिन इसे कंपनी रखना चाहती है क्योंकि इसके अंदर लर्निंग पोटेंशियल है, प्रमोशन भी इसकी हो चुकी है, ये हाई डिजिग्नेशंस पे काम कर रहा है और अच्छी स्किल्स हैं, लेकिन 60+ इसकी उम्र हो चुकी है, तो कंपनी की पॉलिसीज इसको फुलफिल नहीं कर रही है, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को नहीं रख सकते, वरना क्या होंगी इसमें, इसके लिए लीगल रिस्क जनरेट होंगी। समझ में आई? लीगल रिस्क जनरेट होंगी। तो इस वजह से क्या करते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ को भी नहीं रख सकते। तो ये जो तीनों ऑप्शंस है, ये सही है। इन ये 3 फैक्टर्स हों, ये 3 एलिमेंट्स किसी भी शख्स में पाए जाएँ, तो उन्हें रिटेन करना किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए मुश्किल हो जाता है। ओके, सो हम अब चौथे पॉइंट तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग? ओके, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट को अंडरस्टैंड करना यहाँ लाजमी है। वेरिएबल कॉस्ट किसे कहा जाता है? ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअली में क्या है? वो कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट ये वो कॉस्ट है कि जो कि वेरी करती रहती है। क्यों वेरी करती है? ड्यू टू चेंज इन, किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल। ठीक है, एक्टिविटी लेवल जब चेंज करती है तो क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट भी वेरी होती रहती है, चेंज होती रहती है। लाइक मैंने मैं एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मोबाइल बन रहे हैं। लेट्स सपोज पहले बन रहे थे 50,000 मोबाइल, अब डिमांड बहुत बढ़ गई, और डिमांड बहुत बढ़कर क्या हो गई, 50,000 से कितनी पे चले गई, 1 लाख पे चली गई। तो मुझे उस हिसाब से उतना ही मटेरियल मुझे मंगवाना पड़ेगा। तो मटेरियल क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। लेबर, उतनी ही लेबर मुझे और लानी पड़ेगी, ताकि वो उन मटेरियल को संभाल सके, उन मटेरियल को हैंडल करके उनको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू उनको ट्रांसफॉर्म करके मोबाइल्स में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो उसके लिए लेबर भी चाहिए। तो एक्टिविटी लेवल के साथ मटेरियल भी बढ़ रहा है, लेबर भी बढ़ रही है, और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, ये वो कॉस्ट है जो कि कंपनी की कॉस्ट होती है या फैक्ट्री की कॉस्ट होती है। लाइक इलेक्ट्रिसिटी है, मुझे ज़्यादा मशीन्स इम्प्लीमेंट करनी होंगी, तो ये तमाम चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन क्या कंपनी का रेंट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं जितने भी मशीन लाऊं, जितने भी लेबर लाऊं, जितना भी मटेरियल लाऊं, उससे तो कंपनी या उस वेयर हाउस में कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। हाँ, इस तरह हो सकता है कि ये वेयर हाउस है, ठीक है, ये वेयर हाउस है और इसकी कैपेसिटी है 5 लेख, ठीक है, 5 लेख ये ऑफ केजी ऑफ ग्लास को हैंडल कर सकता है, लेकिन मैंने लाए इसमें 6 लेख केजी ऑफ ग्लास, तो क्या ये वेयर हाउस इसको होल्ड कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। तो ये बढ़ जाएगा, इस टाइम पे ये फिक्स नहीं रहेगा। तो क्योंकि इसकी एक अपनी कैपेसिटी होती है, तो इस कैपेसिटी के फुल होने तक ये फिक्स रहता है, तो इसे हम फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कहते हैं। तो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे इन वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हमेशा वेरी होती है ड्यू टू एक्टिविटी लेवल चेंजेस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन सा हम इंक्लूड नहीं करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग और कंप्यूटिंग यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सा है, फिक्स कॉस्ट, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को हम काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद है प्रोसेस कॉस्टिंग इज मोस्ट स्टेबल इन इंडस्ट्रीज वेयर। प्रोसेस कॉस्टिंग मोस्ट स्टेबल होता है उन इंडस्ट्रीज में जहां पर, ओके, ये हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में भी पढ़ा और कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट में भी पढ़ा। और वहां पर एक बात आपने नोटिस की होगी कि प्रोसेस कॉस्टिंग में
हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में बात कर रहे थे, बेशक डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा थे, एक ही प्रोडक्ट लाइक एक पेन होता था, या इसी तरह से कोई मोबाइल होती थी, या कोई और प्रोडक्ट होता था, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से गुजरते हुए उसमें फर्दर प्रोसेसेस हम करते थे और फर्दर मटेरियल उसमें ऐड करते थे, और आखिर में जाके वो फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाता था। तो वहाँ पर सिर्फ हम एक ही प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे होते थे, लेकिन डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो प्रोसेस कॉस्टिंग या कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट में हम हमेशा सिंगल प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें राइट है। बाकी ऑप्शन हम रीड करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्रोड्यूस नहीं होता। इनडायरेक्ट कॉस्ट परसेंटेज इज हायर, इनडायरेक्ट कॉस्ट परसेंटेज इज हायर नहीं होता, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट आर, तो आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि जब कहीं भी प्रोसेस कॉस्टिंग के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आए, तो सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर हम डील करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट के साथ हम डील करते हैं, ये वाला ऑप्शन हमेशा याद रखना है आपने, क्योंकि मोस्टली इसी तरह के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, और यहाँ पर पूछा गया है कंपनी मैन्युफैक्चर्स 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स पर ईयर। एक साल में क्या करती है एक कंपनी है, वो 1000 यूनिट्स बनाती है। तो द कॉस्ट डेटा इज गिवन बिलो। ओके, द डायरेक्ट मटेरियल ये है, इन डायरेक्ट लेबर ये है, और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ये है, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 6000 पर ईयर है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन द वेरिएबल कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज। ओके, सो ऊपर ही हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल कॉस्ट जब भी हम मालूम करेंगे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं एलिमेंट्स को, उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो कि वेरी करती है विद द इंक्रीज इन एक्टिविटी लेवल। तो इनमें देखिए डायरेक्ट मटेरियल है, ये अभी वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड यहाँ पर वाज़ेह है, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता। तो हम ऐड करते हैं 5 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 4, 5 प्लस 4 9 हो गया, 9 प्लस 3 12, 12 हमारे पास आना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, हम 12 को टिक करेंगे। ओके, ठीक है जी। इसके बाद है XYZ कंपनी प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच हैज़ नो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, मटेरियल कॉस्ट इतनी है, और इसका हाँ यहाँ पर ब्रैकेट में एक अमाउंट दी गई है, 450 यूनिट्स हैं, ठीक है। 450 यूनिट्स पर मटेरियल की कॉस्ट कितनी इनकर हुई है, 4500 की कॉस्ट इनकर हुई है, और लेबर की कॉस्ट 4500 की ही इनकर हुई है, एंड अदर कॉस्ट अमाउंट टू 6000, और कुछ और कॉस्ट भी इनकर हुए हैं, उनको स्पेसिफिकली नाम नहीं दिया गया, और वो है 6000 यूनिट्स, 6000 की कॉस्ट बियर हुई है। तो उसके बाद पूछा गया है दी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट वुड बी, क्या होगा, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट वुड बी, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, यहाँ पर पहले तो बताया गया नंबर ऑफ यूनिट्स के बारे में, तो हम देखिए यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे हमारे पास, नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू 450, और इसी तरह से मटेरियल की कॉस्ट कितनी गिवन है, मटेरियल की कॉस्ट है हमारे पास इज इक्वल टू 4500, इसी तरह लेबर की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है इक्वल टू 4500 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग करते हैं, इसको यूनिट्स को थोड़ा सा अलग करते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह से लेबर की कॉस्ट हो गई, और अदर कॉस्ट भी है, अदर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या है, 6000, ठीक है। हम इसको प्लस करते हैं, इसको प्लस करते हैं, तो 44,500, चलो कैलकुलेटर है हमारे पास,
4500 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 9000 प्लस 600 इज इक्वल टू 15000। तो ये हमारे पास आ रहा है क्या जी, 15000। इसकी कॉस्ट मजीद हमने इनकर की है। ठीक है, तो हमसे पूछे जा रहा है कॉस्ट पर यूनिट मालूम करना है। ओके, ये तो बहुत आसान है। इसको हम ऐसे मालूम करते हैं। देखिए, इसका कलर चेंज करते हैं, ऑरेंज करते हैं। देखिए, टोटल कॉस्ट को जब हम हमेशा यूनिट से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास हमेशा कॉस्ट पर यूनिट आता है, कॉस्ट पर यूनिट आ जाता है। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी है, 15,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 450। जीरो और जीरो ये कट गए, और इसी तरह 3 15 जा, ठीक है, 15 3 5 जा, ये 2 जीरो आ गए। चले हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। 15,000 डिवाइडेड बाई 450 इज इक्वल टू 333 333.333 आ रहा है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है जी, बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन गिवन है, तो इस ऑप्शन को हम टिक करेंगे। ठीक है, ओके, तो हम नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो आउटपुट ऑफ शू मेकिंग फैक्ट्री वाज फिनिश्ड गुड्स of 4,000 units and closing inventory of 600 units, which are 40% complete. Equivalent units of output would be, okay. Output of shoe making factory was finished goods of, okay. सबसे पहले तो finished goods है हमारे पास एक शू मेकिंग फैक्ट्री के, उसके आउटपुट कितने हैं यहाँ पर लिखते हैं, यूनिट्स कंप्लीटेड लिखते हैं। कंप्लीटेड कितने कंप्लीट हुए हैं, 4,000 यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं। और क्लोजिंग इन्वेंटरी में कितने हैं, क्लोजिंग क्लोजिंग वर्किंग इन प्रोसेस में है हमारे पास 6,000 600 सॉरी 600 यूनिट्स हैं। और उसमें वो कितने परसेंट कंप्लीट हुए हैं, कितने परसेंट, 40% कंप्लीट हो चुके हैं, 40% कंप्लीट हो चुके हैं। तो 600 बाय 40%, तो हम प्लस करते हैं, हम इसको मालूम करते हैं। 600 मल्टीप्लाई बाय 40% इज इक्वल टू 240 इज इक्वल टू 240 आ रहा है। तो हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने होंगे पूछा जा रहा है, इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने होंगे। तो देखिए जी, हमारे पास कंप्लीटेड यूनिट्स कितने हैं, ये तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये 4,000 यूनिट्स हैं, ये जो 4,000 यूनिट्स हैं ये मुकम्मल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं ये। और हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं, 240। तो हम मजीद प्लस करते हैं, 4,000 प्लस 240 इज इक्वल टू क्या होता है, 4,240। तो क्या हमारे पास ऑप्शन गिवन है जी, बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन गिवन है, तो हम इस ऑप्शन को टिक करेंगे। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं, इसके आगे हम दूसरी वीडियो में प्रोसीड करते हैं।